जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3661 से 3665। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। मार्शल गॉड स्पेस अंडरस्को अध्याय 3661। जब सम्राट दोबारा देख सके तो वे पहले से ही एक विशाल शहर में थे। असंख्य दुनिया में कई विशाल शहर थे, लेकिन उनमें से कोई भी फॉर्चून की दिव्य राजधानी की तुलना नहीं कर सकता था। एक ही राजधानी का आकार पूरी दुनिया के बराबर था। यह एक विशाल और असीमित विस्तार था। केवल एक सरल और आकस्मिक धारणा के साथ वे कम से कम एक दर्जन शक्तिशाली अस्तित्वों को महसूस कर सकते थे जो उनसे कमतर नहीं थे। जहां तक उन लोगों की बात है जो उनसे अधिक ताकतवर थे, वे निश्चित रूप से उन्हें महसूस नहीं कर सके। क्या ये फॉर्चून का दिव्य राजवंश है? ये वास्तव में आश्चर्यजनक है, ये मो ने कहा। हालांकि वे असंख्य दुनिया में बेहद शक्तिशाली और ऊंचे अस्तित्व थे, और हालांकि वे असंख्य संसारों में अद्वितीय अस्तित्व नहीं थे, ये कहा जा सकता है कि वे असंख्य संसारों में शीर्ष अस्तित्वों का एक छोटा समूह थे। लेकिन अब ये सिर्फ एक शहर था, और इसके विशेषज्ञ असंख्य विश्वों के सभी संप्रभु सम्राटों से भी आगे निकल चुके थे। ताकत के मामले में वे उससे कहीं आगे निकल गए थे। चाहे ये ज़िवेन ने पहले इसका वर्णन कैसे भी किया हो, यह उतना चौंकाने वाला नहीं था जितना कि इसे अपनी आंखों से देखना। इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव करने के बाद उन्हें असंख्य स्वर्ग और दिव्य के बीच के विशाल अंतर का एहसास हुआ। भाग्य का राजवंश ये बस थोड़ा सा नहीं था। यहाँ तक कि 10 या 100 असंख्य स्वर्ग मिलकर भी फॉर्चून के दिव्य राजवंश की ताकत की तुलना नहीं कर सकते। इस समय वे फॉर्चून के दिव्य महल में थे, लेकिन इससे दिव्य राजधानी में छिपे कई शक्तियों के बारे में उनकी धारणा पर कोई असर नहीं पड़ा। भाग्य का हा, यह मेरी पीढ़ी का चरण है। ये वुडी जोर से हंसे। हजारों साल पहले की तुलना में उनके व्यक्तित्व में ज्यादा बदलाव नहीं आया था। सम्राट बनने के बाद जो खून कुछ समय के लिए बंद हो गया था, वह अब फिर से जलता हुआ महसूस हुआ। यहाँ एक व्यापक मंच और अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी थे। इसे एक अभूतपूर्व दुनिया कहा जा सकता है। हालांकि इससे पहले कि हर कोई आहें भरता, एक व्यक्ति मुख्य हॉल से अंदर आया। उन्होंने सीधे ये ज़िवेन को प्रणाम किया और कहा, प्रणाम भगवान, पूर्वी स्वर्गीय भगवान, मध्य स्वर्गीय भगवान, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्कारलेट सम्राट था, जो पूर्वी स्वर्गीय भगवान हवेली का प्रभारी था। वह एक सुपर सम्राट था जो स्वर्गीय भगवान बनने से केवल एक कदम दूर था। वह मध्य स्वर्गीय भगवान का प्रत्यक्ष वंशज था। अब जब मध्य स्वर्गीय भगवान की सेनाएं मध्य क्षेत्र में स्थानांतरित हो गई थी, तो मध्य स्वर्गीय भगवान के मूल प्रत्यक्ष वंशजों ने स्वाभाविक रूप से उनका अनुसरण किया। पूर्वी स्वर्गीय भगवान हवेली को ये ज़िवेन के अधीनस्थों ने अपने कब्जे में ले लिया था। उनका पद अब स्काई शेकिंग थंडर सम्राट द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। यह एक ऐसी स्थिति थी जो पूर्वी एम्पायरियन मनों के चेहरे का प्रतिनिधित्व करती थी। सामान्य लोग स्वाभाविक रूप से इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, और पूर्वी एम्पायरियन मनो इस तरह से हार का जोखिम नहीं उठा सकता था। वर्तमान में केवल स्काई शेकिंग थंडर सम्राट, जो पहले ही 9वें क्षेत्र में कदम रख चुका था, ऐसा कर सकता था। स्कारलेट सम्राट को देखकर सभी राजाओं के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। हालांकि उनके भावों का सदमा छिप नहीं सका, क्योंकि उन सभी को एहसास हुआ कि स्कारलेट सम्राट बिल्कुल अथाह था। वे महसूस ही नहीं कर पा रहे थे कि वह कितना ताकतवर था। वास्तव में वह तियान कबीले के स्वर्गीय देवता सम्राट से भी अधिक शक्तिशाली था। अतीत में स्वर्गीय दिव्य सम्राट ने अकेले ही उन्हें हरा दिया था। यदि ये ज़िवेन ने हस्तक्षेप नहीं किया होता, तो वे स्वर्गीय दिव्य सम्राट के हाथों मर गए होते। लेकिन अब इतना शक्तिशाली अस्तित्व सम्मानपूर्वक ये ज़िवेन के सामने झुक रहा था। इससे उन्हें फॉर्चून गॉड राजवंश में ये ज़िवेन की वर्तमान प्रतिष्ठा के बारे में गहराई से समझ में आया। आखिरकार ब्रह्मांड में कोई स्वर्गीय आदरणीय नहीं थे, इसलिए उन्हें सम्राट और स्वर्गीय आदरणीय के बीच की स्थिति में अंतर महसूस नहीं हुआ।
वास्तव में उन्हें भी वही एहसास हुआ जो पहले हुआ करता था। उन्हें लगा कि ये ज़िवेन बहुत मजबूत था, लेकिन वह अकल्पनीय रूप से मजबूत नहीं था। अब स्कारलेट सम्राट ने उन्हें फॉर्चून गॉड राजवंश में ये ज़िवेन की स्थिति के बारे में सबक सिखाया था। उठो, ये ज़िवेन ने बेहोश होकर कहा, मैं अब मध्य स्वर्गीय आदरणीयों को ढूंढने जाऊंगा। हालांकि जिन लोगों को मैं अपने साथ लाया हूं, उन्हें बसाने में मेरी मदद करें। मेरी वापसी की प्रतीक्षा करें। कोई समस्या नहीं, पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय, कृपया निश्चिंत रहें। स्कारलेट सम्राट ने कहा। मध्य स्वर्गीय आदरणीय के बटलर के रूप में वह स्वाभाविक रूप से हर किसी के प्रति इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं थी। साधारण स्वर्गीय आदरणीयों ने उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। इस तथ्य के अलावा कि वह किसी भी समय स्वर्गीय आदरणीय क्षेत्र में कदम रख सकता था, अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे बुद्ध के चेहरे पर विचार करना था। चाहे जो भी हो, फॉर्चून डिवाइन राजवंश के उपसम्राट और सर्वोच्च शासक के रूप में किसी ने भी उसे नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि ये ज़िवेन अलग थे। वह उन कुछ महान स्वर्गीय आदरणीयों में से एक थे जो मध्य स्वर्गीय आदरणीयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते थे। स्कारलेट सम्राट का अनुसरण करो और मेरी वापसी की प्रतीक्षा करो, ये शीवेन ने उनमें से कुछ को देखते हुए कहा। इतना कहने के बाद वह हॉल से गायब हो गया। जब वह ये ज़िवेन की आभा को महसूस नहीं कर सका, तो स्कारलेट सम्राट ने कहा, चलो चले। मैं पहले आपके लिए आराम करने के लिए एक जगह ढूंढूंगा। हम इससे तब निपटेंगे जब पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय लौट आए। हर कोई स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि स्कारलेट सम्राट का रवैया ये ज़िवेन की उपस्थिति के बिना बहुत ठंडा था। अभी ये ज़िवेन के प्रति उनकी जो सम्मानजनक अभिव्यक्ति थी, उसकी तुलना में ये दो चरम सीमाएं थी। यही कारण था कि उनमें एक चरम सम्राट की झलक थी, अलग थलग, ठंडा और किसी को मुंह न दिखाने वाला। और जाहिर है केवल ये ज़िवेन ही उन्हें ऐसी विनम्र अभिव्यक्ति दिखा सकती थी। हर कोई मैदान से बाहर तक स्कारलेट सम्राट का पीछा कर रहा था। हर कोई वास्तव में फॉर्चून गॉड कैपिटल के फॉर्चून हेवनली पैलेस की विशालता को महसूस कर सकता है। ये पहले से ही कई विशाल शहरों से बहुत बड़ा था। हर जगह बारिश जैसी दिव्य चमक और इंद्रधनुष जैसी सीमाएं थी। साथ ही दाववादी भीड़ के बीच सम्राट युआन ने स्कारलेट सम्राट को अपने सामने पकड़ लिया। क्या गलत है? स्कारलेट सम्राट ने बिना किसी दिखावे के सम्राट युआन की ओर देखा। हालांकि ये लोग पूर्वी स्वर्गीय आदरणीयों द्वारा विभिन्न स्वर्गों से लाए गए थे, उनकी नजर में वे कुछ भी नहीं थे। अतिशयोक्ति करने के लिए वह सिर्फ ग्रामीण इलाकों से एक देहाती बब्किन था। हालांकि ये ज़िवेन भी वहां से आए थे। पूर्वी स्वर्गीय जैसा व्यक्ति आदरणीय लोग हजारों वर्षों में केवल एक बार प्रकट होते थे। वह एक चमत्कार था जिसे दोहराया नहीं जा सका। क्या फॉर्चून गॉड राजवंश में वुजून की स्थिति बहुत ऊंची है? सम्राट युआन रुके और फिर पूछा। उनकी नजरें स्कारलेट सम्राट पर टिकी थी। फॉर्चून गॉड राजवंश में आने के बाद उन्हें तुरंत महसूस हुआ कि वह कितने महत्वहीन थे। उसने अपना अभिमान भी दूर कर दिया और उसके सामने वाला व्यक्ति और भी अधिक ऐसा था कि वह किसी से मुकाबला नहीं कर सकता था। स्कारलेट सम्राट का अस्तित्व उसे यह बताना था कि यद्यपि वे सभी सम्राट थे, उनके बीच का अंतर स्वर्ग जैसा था और पृथ्वी। यद्यपि अन्य लोग नहीं बोले, उन्होंने भी अपने कान खड़े कर लिए। जब ये ज़िवेन विभिन्न स्वर्गों में थे, तो उन्होंने अपना परिचय ज्यादा नहीं दिया। मूल रूप से उन्होंने केवल फॉर्चून गॉड राजवंश की सामान्य स्थिति के बारे में बात की। बेशक मेरे फॉर्चून गॉड राजवंश का नेतृत्व पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और मध्य स्वर्गीय आदरणीयों द्वारा किया जाता है, और वुजून पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय है। वह शासन करता है पूर्वी क्षेत्र का विशाल क्षेत्र, जो आपकी मूल दुनिया से कम 1000 गुना बड़ा है। क्या आपको नहीं लगता कि उसकी स्थिति ऊंची है? स्कारलेट सम्राट ने उदासीनता से कहा। विभिन्न स्वर्गों से आए सम्राटों ने प्रत्येक को देखा अन्य अविश्वास में। ये कियान, हुआ मेंगन और अन्य अभी भी ठीक थे, क्योंकि ये ज़िवेन ने पहले भी कमोबेश इसका उल्लेख किया था, लेकिन अन्य पूरी तरह से अवाक रह गए थे।
ये जिवेन ने फॉर्चून गॉड राजवंश के प्रशासनिक मॉडल का उल्लेख किया था। संपूर्ण फॉर्चून गॉड राजवंश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था और इन 5 क्षेत्रों के नेता पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और मध्य स्वर्गीय आदरणीय थे। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये जिवेन वास्तव में 5 स्वर्गीय आदरणीयों में से एक थे। स्कारलेट सम्राट के कुछ शब्दों के माध्यम से वे फॉर्चून गॉड राजवंश में ये जिवेन की सर्वोच्च शक्ति को महसूस करने में सक्षम लग रहे थे। पूर्वी क्षेत्र विशाल था और भी अधिक विभिन्न स्वर्गों से 1000 गुना बड़ा, और इस विशाल क्षेत्र का सर्वोच्च स्वामी बनने में सक्षम होने के लिए ये जिवेन की शक्ति स्वाभाविक रूप से स्वयं स्पष्ट थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अरे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि डैडी इतने शक्तिशाली होंगे। लिटिल क्रिसेंट मून ने अपनी छोटी जीभ बाहर निकाली और थोड़ा अवाक होकर कहा, अगर यह कोई और होता तो वह केवल आश्चर्यचकित महसूस करती, लेकिन अब उसे अतुलनीय गर्व महसूस हो रहा है। स्कारलेट सम्राट जिस अद्भुत व्यक्ति के बारे में बात कर रही थी, वह कोई और नहीं बल्कि उसके पिता थे। वह कैसे नहीं हो सकती गर्व? जब स्कारलेट सम्राट ने छोटे क्रिसेंट मून के शब्द सुने तो वह थोड़ा चौंक गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय की बेटी ने भी सम्राट क्षेत्र में कदम रखा था। यदि यह फॉर्चून गॉड राजवंश में होता तो आश्चर्य की बात नहीं होती, लेकिन विभिन्न स्वर्गों की तरह सुदूर और उजाड़ स्वर्गों में यह एक अलग मामला था। इसके अलावा ये जिवेन की अपनी उम्र एक सामान्य स्वर्गीय आदरणीय या सम्राटों की उम्र का एक अंश थी। कोई सोच सकता है कि उनकी बेटी की उम्र भी इतनी नहीं होगी। सम्राट क्षेत्र में खेती करने में सक्षम होना ये वास्तव में एक उत्कृष्ट प्रतिभा थी। इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि ये जिवेन की रक्तरेखा बहुत शक्तिशाली थी। यही एकमात्र चीज थी जिसके बारे में वह सोच सकता था। फॉर्चून गॉड राजवंश में पूर्वी स्वर्गीय आदरणीयों की स्थिति बेहद सम्मानजनक है। न केवल किसी की ताकत जनता को समझाने में सक्षम होनी चाहिए, बल्कि उसे फॉर्चून गॉड के लिए अनगिनत योगदान भी देना चाहिए। राजवंश, स्कारलेट सम्राट ने धीरे से कहा, हालांकि पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय लंबे समय तक फॉर्चून गॉड राजवंश में नहीं रहे हैं, उन्होंने फॉर्चून गॉड राजवंश में महान योगदान दिया है। अन्यथा वो पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय नहीं बन पाएंगे। भविष्य में पूर्वी स्वर्गीय आदरणीयों की सुरक्षा के साथ आपका रास्ता आसान हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि अन्य दुनिया के हर किसी को पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय द्वारा व्यक्तिगत रूप से देखभाल करने का अवसर नहीं है। जैसा कि स्कारलेट सम्राट ने कहा था, वहां था उसके स्वर में ईर्ष्या का संकेत। ये लोग सचमुच बहुत भाग्यशाली थे। पूर्वी स्वर्गीय आदरणीयों पर ध्यान देने वाला हर कोई जानता था कि जब वह पहली बार फॉर्चून गॉड राजवंश में आया था तो उसे छिपना पड़ा, क्योंकि उसने स्वर्गीय ताओवाद को नाराज कर दिया था। उन्होंने जीवन और मृत्यु की कई स्थितियों का अनुभव किया था। फॉर्चून गॉड राजवंश कोई स्वर्ग नहीं था। इसके बजाय इसे सम्राट क्षेत्र के सम्राट की कब्र कहा जा सकता है। अन्य दुनिया में सम्राट क्षेत्र सम्राट एक सर्वोच्च अस्तित्व था, लेकिन फॉर्चून गॉड राजवंश में, हालांकि उनकी स्थिति अभी भी ऊंची थी, मृत्यु दर बहुत अधिक थी। स्वर्गीय आदरणीय की सुरक्षा प्राप्त करना और स्वर्गीय आदरणीय की सुरक्षा न पाना दो पूरी तरह से अलग चीजें थी। सम्राट क्षेत्र के सम्राट सुन सकते थे स्कारलेट सम्राट के शब्दों में ईर्ष्या। वे बेवजह अपने दिलों में थोड़ा भाग्यशाली महसूस करते थे। फॉर्चून गॉड राजवंश में आने के बाद वे महसूस कर सकते थे कि उनके जैसा सम्राट क्षेत्र का सम्राट वास्तव में कुछ भी नहीं था। यदि ये जिवेन के लिए नहीं तो शायद उनके सामने स्कारलेट सम्राट उन्हें एक नजर भी नहीं बख्शता। कमजोर लोग ताकतवरों के शिकार होते थे और ताकतवरों का सम्मान किया जाता था। ये सार्वभौमिक कानून था। इस समय आइस सम्राट, सम्राट युआन, फायर क्लाउड गॉड सम्राट और अन्य सम्राट दायरे के सम्राट जो ये जिवेन के बहुत करीब नहीं थे, वे भी ये जिवेन के करीब आने के लिए अपने दिल में दृढ़ थे। इस अपरिचित फॉर्चून गॉड राजवंश में, जो स्पष्ट रूप से उनकी कल्पना से भी अधिक भयानक था, जीवित रहने का यही एकमात्र तरीका था। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें।
मार्शल गॉड स्पेस _ अध्याय 3662। ये ज़िवेन को नहीं पता था कि स्कारलेट सम्राट के शब्दों के कारण वह सभी के दिलों में एक किंवदंती बन गया था। लेकिन अगर वह जानता भी हो तो भी उसे कोई परवाह नहीं होगी, क्योंकि उसने जो किया वह कोई किंवदंती नहीं थी, ये सिर्फ तथ्य का एक बयान था। सिर्फ एक बयान कई लोगों के लिए एक मिथक से अलग नहीं था। ये बस एक मिथक और एक किंवदंती थी। वह तुरंत फॉर्चून हेवनली पैलेस की गहराई में प्रवेश कर गया और मध्य हेवनली मास्टर को पाया। 10 साल पहले उनकी व्यस्त उपस्थिति की तुलना में मध्य स्वर्गीय मास्टर निस्संदेह बहुत अधिक आराम से थे। इन 10 वर्षों में ये ज़िवेन आसपास नहीं थे, लेकिन उन्होंने अभी भी फॉर्चून गॉड राजवंश की पूरी स्थिति को अपने हाथों में नियंत्रित किया था। पूरे फॉर्चून गॉड राजवंश की स्थिति धीरे धीरे स्थिर होने लगी। लड़ाइयों की पिछली श्रृंखला में हमले के तहत मुख्य निकाय के रूप में फॉर्चून गॉड राजवंश को बहुत नुकसान हुआ कहा जा सकता है। यदि यह फॉर्चून गॉड राजवंश की गहरी नींव नहीं होती तो इसका सामना करने का कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह प्राचीन युग था या बाहरी क्षेत्र, उनमें से किसी के लिए भी आसान समय नहीं था। फॉर्चून डिवाइन राजवंश के हताश जवाबी हमले का सामना करते हुए उन्हें गंभीर चोटें आई और उन्हें ठीक होने के लिए लंबे समय तक स्वास्थ्य लाभ की आवश्यकता थी। तो अब फॉर्चून गॉड राजवंश की पूरी स्थिति बदल गई है, स्थिर हो गए, केवल कुछ तुच्छ मामले बचे थे। मध्य स्वर्गीय मास्टर को फॉर्चून हेवनली पैलेस की गहराई में एक परिलोक जैसी छोटी सी दुनिया में चाय पीने और ध्यान करने का भी मूड था। ये ज़िवेन को अंदर आते देखकर मध्य स्वर्गीय मास्टर नहीं थे, बिल्कुल आश्चर्य हुआ। मनुष्यों के लिए 10 साल एक लंबा समय था, लेकिन स्वर्गीय गुरुओं के लिए ये बस पलक झपकने के बराबर था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी ये ज़िवेन को विदा किया हो और फिर वह वापस आ गया हो। लेकिन इतना लंबा समय ये ज़िवेन के लिए बहुत कुछ करने के लिए पर्याप्त था। क्या सब कुछ तय हो गया है? मध्य दिव्य संप्रभु ने अमर चाय का एक घूंट लिया और कहा। उसके दांतों पर खुशबू बनी रही। यह अव्वल दर्जे की अमर चाय थी। ये चाय का पेड़ दुनिया की शुरुआत से ही अस्तित्व में था। यह उत्तम दर्जे का अमर बीज था। बाद में इसे फॉर्चून हेवनली मोनार्क ने अपने अधीन कर लिया और इसे फॉर्चून डिवाइन कैपिटल में लगाया गया। इसके द्वारा उत्पादित चाय को विशेष रूप से फॉर्चून डिवाइन राजवंश के महान सेलेस्टियल्स को भी आपूर्ति की गई थी। दूसरों के लिए इसे पीना भी मुश्किल था। ये ज़िवेन मध्य स्वर्गीय मास्टर के सामने बैठ गए। उसने अमर चाय का एक कप डाला और उसे सूंघा। उसे तुरंत तरोताजा महसूस हुआ। लंबे समय के बाद उन्होंने कहा, सब कुछ हल हो गया है। भविष्य की परेशानियों का भी समाधान हो गया है। अब और कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मेरे लोग पहले से ही यहाँ हैं। मेरे कर्म का श्रेय स्वर्ग और असंख्य संसारों को जाता है। भुगतान भी कर दिया गया है। यदि फिर कुछ होता है तो ये भगवान की इच्छा होगी। मध्य स्वर्गीय आदरणीय ने कहा, ये सबसे अच्छा है यदि आप अपने कर्म को तोड़ सकते हैं। आपकी सच्ची नींव भविष्य में फॉर्चून दिव्य राजवंश में होगी। आप ऐसा नहीं करते हैं। असंख्य दुनियाओं के मामलों के बारे में बहुत अधिक परवाह करने की जरूरत है। उसने दूसरी दुनिया के कई एम्पायरियन देखे थे और उनमें से ज्यादातर ऐसे ही थे। उनमें अपनी मूल दुनिया के प्रति अवर्णनीय भावनाएं थीं और उनमें से अधिकांश ने अनगिनत जीवित प्राणियों से ऊपर खड़े होकर उस दुनिया में अपना दांव प्राप्त किया था। ये वह कर्म था जो उनका बकाया था और इस कर्म का भुगतान किया जाना था। यदि उन्होंने इसे वापस नहीं किया तो देर सवेर उन्हें प्रतिशोध भुगतना पड़ेगा। पिछले 10 वर्षों से पूर्वी क्षेत्र को स्थिर करने में मदद करने के लिए धन्यवाद। ये ज़िवेन ने कहा, ये कुछ भी नहीं है। आखिरकार मैं पूर्वी स्वर्गीय पूज्य हुआ करता था। मध्य स्वर्गीय पूज्य ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। उन्होंने इस बात को दिल पर नहीं लिया। हालांकि वे अपने प्रत्यक्ष अधीनस्थों को मध्य क्षेत्र में ले आए थे, लेकिन पूर्वी क्षेत्र में उनका शासन कई वर्षों तक बेहद दृढ़ रहा था। स्वाभाविक रूप से उनका बहुत प्रभाव था। जब ये ज़िवेन आसपास नहीं थे तो उन्होंने अपनी ओर से पूर्वी क्षेत्र का प्रबंधन किया और पूर्वी क्षेत्र में कई परेशानी वाले मामलों को सुलझाया।
यह उसके लिए केक का एक टुकड़ा था। ये सिर्फ इतना ही मामला नहीं है। आपने मेरे लिए अच्छे भाग्य का रास्ता खोलने के लिए विशेष रूप से गुड फॉर्चून कुंजी का उपयोग किया। संक्षेप में, मैं आपका एहसान मानता हूँ। अगर आपको भविष्य में कुछ भी चाहिए, मैं पानी से गुजरने और आग पर चलने में संकोच नहीं करूँगा। ये जिवेन ने कहा। इतने गंभीर मत बनो। मध्य स्वर्गीय पूज्य हंसे और ये जिवेन का पक्ष स्वीकार किया। अपने स्तर पर अस्तित्व के लिए एक वादा या उपकार किसी भी दिव्य सामग्री या स्वर्गीय खजाने से कहीं अधिक कीमती था। वैसे क्या पिछले 10 वर्षों में कुछ भी बड़ा हुआ? ये जिवेन ने पूछा। बेशक, अभी भी प्रमुख कार्यक्रम होने हैं। मैं और कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात है जो मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए। न्यू मून सिटी लॉर्ड का चुनाव हो चुका है। मध्य स्वर्गीय पूज्य ने कहा। आखिरकार, ये फॉर्चून गॉड राजवंश में सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक है। इसे हमेशा के लिए खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। इसके अलावा मून सिटी में अब कई चीजें होने की प्रतीक्षा है। हमें एक नेता की जरूरत है। इसलिए मैंने दूसरों के साथ चर्चा की और जल्द से जल्द मून सिटी लॉर्ड का चुनाव करने का फैसला किया। हालांकि क्योंकि आप यहाँ नहीं थे, हमने आपको सूचित नहीं किया। यह अंतरिक्ष समय स्वर्गीय पूजनीय है। ये जिवेन ने अपने होंठ मोड़े और कहा। उसने उन 4 शब्दों को शांति से कहा जैसे कि उसने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया हो। निश्चित रूप से, मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपा सकता, मध्य स्वर्गीय पूज्य ने कहा। ये वास्तव में वह है। योग्यता, ताकत और योगदान के मामले में वह सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। मध्य स्वर्गीय भिक्षु ने ये जिवेन की ओर देखा। ये जिवेन ने भावहीन रूप से चाय का एक घूंट लिया। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि मिडिल हेवनली वेनेरेट की निगाह का क्या मतलब है। वास्तव में, यदि वह कहीं से प्रकट नहीं हुआ होता और हस्तक्षेप नहीं किया होता, तो पूर्वी स्वर्गीय पूज्य की स्थिति लगभग निश्चित रूप से स्पेस टाइम हेवनली पूज्य की होती। के संदर्भ में ताकत के कारण वह अनुभवी हेवनली वेनेरेट्स के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था। वह सर्वश्रेष्ठ में से एक भी था। योग्यता के मामले में, हालांकि वह सबसे गहन नहीं था, फिर भी वह बुरा भी नहीं था। ये जिवेन की तुलना में, जिनके पास आधा अधूरा बायोडेटा था, उनका बायोडेटा काफी बेहतर था। योगदान के मामले में, स्पेस टाइम हेवनली वेनेरेट ने कई वर्षों तक मध्य क्षेत्र का प्रबंधन किया था और कई महान योगदान दिए थे। वह निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार थे पूर्वी स्वर्गीय पूज्य के लिए। यह अफसोस की बात थी कि जब स्पेस टाइम हेवनली वेनेरेट पहले से ही मौजूद थे, तब ये जिवेन कहीं से प्रकट हो गए थे। मिडिल हेवनली वेनेरेट की अभिव्यक्ति बेहद भावुक थी। हालांकि ये जिवेन की सिफारिश उनके द्वारा की गई थी, फिर भी उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये जिवेन वास्तव में इस स्तर को हासिल कर सकती है। सबसे पहले उन्होंने केवल यही सोचा था कि ये जिवेन और सिल्वर मून हेवनली वेनेरेट स्पेस टाइम हेवनली वेनेरेट के लिए थोड़ी परेशानी बढ़ा सकते हैं। हालांकि जब से ईस्टर्न हेवनली वेनेरेट ये जिवेन के हाथों में आ गया था, मून सिटी लॉर्ड की स्थिति, जो दूसरे स्थान पर थी, केवल ईस्टर्न हेवनली वेनेरेट के लिए स्पेस टाइम हेवनली वेनेरेट का अधिकार बन गया था। उनका मुकाबला किसी और ने नहीं किया। मिडिल हेवनली वेनेरेट द्वारा नामांकन प्रस्तावित करने के बाद इसे तुरंत मंजूरी दे दी गई। यदि ये जिवेन के पास ऐसी प्रतिष्ठा होती, तो अंतिम प्रतियोगिता की आवश्यकता नहीं होती, मध्य स्वर्गीय पूज्य ने कहा। मैं भी इस दौरान उन्हें सौंपने में व्यस्त रहा हूँ। आखिरकार वह हमेशा मध्य क्षेत्र का प्रबंधन करते रहे हैं। हालांकि मुझे ये कहना होगा कि उनका प्रबंधन काफी अच्छा है, मिडिल हेवनली वेनेरेट ने थोड़ी भावुकता के साथ कहा। स्पेस टाइम हेवनली वेनेरेट बिना किसी स्थिति के मध्य क्षेत्र को नियंत्रित कर सकता था। बिना किसी साधन के ये कैसे संभव हो सकता है? यहाँ तक कि उसके पास चीजों से निपटने के लिए कई तरकीबें और कई तरीके भी थे। यहाँ तक कि मध्य स्वर्गीय पूज्य को भी उसकी प्रशंसा करनी पड़ी। ये जिवेन थोड़ा मुस्कुराया। उन्हें इन चीजों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वैसे भी उन्होंने पहले ही पूर्वी स्वर्गीय पूज्य का पद सुरक्षित कर लिया था। अन्य बातों का उससे कोई लेना देना नहीं था। इस मामले के एक सुखद घटना होने के अलावा एक और मामला है जो इतना अच्छा नहीं है।
मध्य स्वर्गीय पूज्य ने कहा, अराजक अधिपति की सील ढीली होती जा रही है। मुझे डर है कि उसे टूटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आपने उसके अवतार को मार डाला और उसके शिष्य का सिर काट दिया। वह आपको कभी जाने नहीं देगा। इस अवधि के दौरान मैंने प्राइमल कैश ओवरलॉर्ड को दबाने के लिए फॉर्चून डिवाइन कैपिटल से एक कदम भी बाहर निकालने की हिम्मत नहीं की। मैं जो भी मिनट खरीद सकता हूँ वह 1 मिनट है। मैं आपको केवल इतना बता सकता हूँ कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मध्य साम्राज्य जारी रहा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जब ये जिवेन ने मिडिल हेवनली वेनेरेट का प्रतिबिंब सुना तो वह गंभीर हुए बिना नहीं रह सके। अराजक अधिपति केवल एक आत्मिक अवतार था, लेकिन अंततः उसे मारने के लिए उसे अपनी सारी शक्ति का उपयोग करना पड़ा। कठिनाई इतनी बड़ी थी कि इसे संसार में दुर्लभ कहा जा सकता था। यह उन शिखर स्वर्गीय वंदनियों से कमतर नहीं था। हालांकि यह अराजक अधिपति का एक आत्मिक अवतार मात्र था। ये जिवेन ने इसे पहले नहीं देखा था, लेकिन इसने उसे इसकी कल्पना करने से नहीं रोका। आखिरकार फॉर्चून डिवाइन राजवंश में कैश ओवरलॉर्ड के बारे में कई रिकॉर्ड थे, जिनमें से कई फॉर्चून हेवनली मोनार्क ने खुद लिखे थे। उस समय कैश ओवरलॉर्ड फॉर्चून हेवनली मोनार्क का सबसे बड़ा दुश्मन भी था। इसलिए कैश ओवरलॉर्ड के बारे में कई रिकॉर्ड फॉर्चून हेवनली मोनार्क द्वारा स्वयं लिखे गए थे। वैसे मैं कैश ओवरलॉर्ड के बारे में पत्र की जांच करना चाहता हूँ। शायद ये भविष्य में उपयोगी होगा। ये जिवेन ने कहा, अपने आप को जाने और जाने कि आपका दुश्मन 100 लड़ाइयां जीत सकता है। ऐसे भयानक प्रतिद्वंद्वी की तो बात ही छोड़िए। बहुत समय बचा है। ये कुछ वर्षों से अधिक कुछ नहीं है। भले ही मैं फॉर्चून डिवाइन कैपिटल की देखरेख के लिए अन्य महान स्वर्गीय आदरणीयों को बुलाऊं, वे केवल कुछ और वर्षों के लिए उसे दबा सकते हैं। वह बहुत भयानक है। जब मध्य स्वर्गीय पूज्य ने अराजक अधिपति के बारे में सोचा तो वह उदास हुए बिना नहीं रह सका। वह महान स्वर्गीय पूज्यों और 10 दिव्य शहरों के सिटी लॉर्ड्स में सबसे मजबूत नहीं था। हालांकि गोल्डन बॉडी ऑफ मेरिट विकसित करने के बाद उनका युद्ध शक्ति आसमान छू गई थी। उन्हें फॉर्चून डिवाइन राजवंश का वर्तमान शीर्ष विशेषज्ञ कहा जा सकता है। हालांकि इतने आत्मविश्वास के साथ भी वह जानता था कि अराजक अधिपति का सामना करने पर भी वह हार जाएगा। जीतने की संभावना बहुत अधिक नहीं थी। धन्यवाद ताओवादी मित्र, ये जिवेन ने कहा, और फिर कहा, इस बार असंख्य स्वर्गों की दुनिया में लौटने के बाद मुझे कुछ हासिल हुआ है। मैं इसके लिए बंद दरवाजे की साधना में रहूंगा थोड़ी देर। यह अच्छा है कि तुम्हें कुछ हासिल हुआ। मध्य स्वर्गीय पूज्य ने सिर हिलाया और कहा, इस समय ये जिवेन की ताकत जितनी मजबूत थी उतना ही बेहतर था। वह ये जिवेन की पिछली ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट था। 8वां लोग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। यदि ये जिवेन में और सुधार हुआ तो वह उनके स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो सकता है। ठीक है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अराजक अधिपति जल्द ही बाहर आएगा। मेरे पास कुछ भी कहने का समय नहीं है। मैं अब छुट्टी ले लूंगा। इस बार आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद। यदि आपको भविष्य में किसी चीज की आवश्यकता हो तो बस मुझे बताएं। ये जिवेन ने हाथ जोड़कर मध्य स्वर्गीय पूज्य से कहा। इसके बाद वह इस छोटी सी दुनिया से गायब हो गए। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। मार्शल गॉड स्पेस _ अध्याय 3663। जब ये जिवेन फिर से सबके सामने आया तो उसे ध्यान से पता चला कि उसकी ओर हर किसी का नजरिया बदल गया था। हालांकि उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। वह कई अनुभवी दिव्य गुरुओं से भिन्न थे। वह इस मुद्दे पर बहुत अधिक दृढ़ नहीं था। वह प्रतिष्ठित था या नहीं, उसकी कितनी गरिमा थी, ये सब उसके अपने घूसे और लात से आया था, दूसरों के मुंह से नहीं। आइए पहले माउंट बुजो पर वापस जाएं। अगली अवधि में आपको मानव जाति के 16 राज्यों में जड़ें जमानी होंगी। यह असंख्य हेवंस डोमेन से कई गुना बड़ा है। यह आपके लिए अपनी ताकत दिखाने के लिए पर्याप्त है, ये जिवेन ने कहा। जैसे ही उसने बात की, ये जिवेन ने अपना हाथ हिलाया।
इससे पहले कि सम्राट प्रतिक्रिया कर पाते, उन्हें आसपास के स्थान में उतार चढ़ाव महसूस हुआ। यह अज्ञात तरीके से रहस्यमय तरीके से काम कर रहा था। यह एक स्थानिक संचरण सारणी थी। वे सभी इसे समझ सकते थे, लेकिन ये स्थानिक कानून बहुत उन्नत था। यहाँ तक कि वे सम्राट भी मुश्किल से कुछ सुराग देख सके और इसका पूरी तरह से विश्लेषण नहीं कर सके। जब वे फिर से देख सके, तो वे पहले से ही एक विशाल पर्वत श्रृंखला के सामने दिखाई दे चुके थे। पूरी पर्वत श्रृंखला सैकड़ों लाखों मील तक फैली हुई थी, जैसे यदि यह इस असीमित भूमि के पार होता तो पूरी भूमि को आधा काट देता। और यह फॉर्चून गॉड राजवंश में मानव जाति की पैतृक भूमि माउंट बुजो थी। सम्राटों ने एक दूसरे को देखा और वे स्पष्ट रूप से प्रत्येक में झटका महसूस कर सकते थे दूसरों की आंखें। अभी उन्हें स्कारलेट सम्राट से पता चला कि वे पहले पूरे फॉर्चून गॉड राजवंश, फॉर्चून की दिव्य राजधानी के मूल में थे। और फॉर्चून की दिव्य राजधानी और पूर्वी क्षेत्र हजारों पहाड़ों और नदियों से अलग हो गए थे, और अनगिनत राज्य और काउंटी। यहाँ तक कि अगर सम्राट उड़ना चाहते थे तो भी उन्हें नहीं पता था कि इसमें कितना समय लगेगा, लेकिन ये ज़िवेन को शटल पूरा करने में केवल एक पल लगा। ये ज़िवेन के दायरे और कौशल इस समय स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुए थे। माउंट बुजो पर मानव सम्राट और बाकी लोग लगभग तुरंत ही जाग गए। अचानक उन्हें पूरे माउंट बुजो के आसपास कई सम्राटों की आभा महसूस हुई। ये सभी अत्यधिक शक्तियां थीं और यदि उनमें विस्फोट हो जाता तो विनाशकारी शक्ति की कल्पना की जा सकती थी। वे आराम करने का साहस कैसे कर सकते थे? वे तुरंत बाहर उड़ गए, और जब उन्होंने देखा कि ये ज़िवेन है, तो उन्होंने तुरंत सलाम किया। जब ये वुडी और अन्य लोगों ने 7 या 8 शाही सम्राटों को माउंट बुजो से लापरवाही से उड़ते देखा, तो वे भी उतने ही चौंक गए। आखिरकार फॉर्चून डिवाइन कैपिटल पूरे फॉर्चून डिवाइन राजवंश का दिल और केंद्र था। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वहां कई विशेषज्ञ थे। मानव जाति पूर्वी क्षेत्र की सबसे मजबूत जातियों में से एक थी, फिर भी उनकी मांद के पास 7 या 8 शाही सम्राट खड़े थे। मानव जाति की गहरी नींव वास्तव में एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गई थी। वे उस स्वर्गीय जाति से कमतर नहीं थे जिसने अनगिनत वर्षों तक ब्रह्मांड पर शासन किया था और अनगिनत लोगों के जीवन में आतंक लाया था। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि ये ज़िवेन के आने से पहले मानव जाति इतनी शक्तिशाली नहीं थी। कुल मिलाकर केवल 2 लोग थे, मानव सम्राट और फैंगाई। ये ज़िवेन के आने के बाद मानव जाति में 3 और शाही सम्राट शामिल हुए। बियान जियाओयू, जो ये ज़िवेन के शिष्य थे, सहित पहले से ही 6 शाही सम्राट थे। इसके अलावा मानव जाति द्वारा शासित 16 प्रांतों में अन्य जातियों के शाही राजाओं को भी बारी बारी से माउंट बुजो में ड्यूटी पर रहना पड़ता था। और जब माउंट बुजो में शाही राजाओं ने देखा कि ये ज़िवेन अचानक वापस आ गए कई शाही सम्राट, वे अतुलनीय रूप से हैरान थे। हालांकि शाही सम्राट स्वर्गीय आदरणीयों जितने कीमती नहीं थे, फिर भी उनकी संख्या सीमित और दुर्लभ थी। इतने सारे शाही सम्राटों का अचानक प्रकट होना भी एक बहुत ही अजीब बात थी। क्या मैं पूछ सकता हूँ, महामहिम, क्या ये दाओमित्र ब्रह्मांड से हैं? फेगाई कबीले बोलने वाले पहले व्यक्ति थे। अन्य मानव सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों के विपरीत, जब फेगाई कबीला असंख्य दुनियाओं से फॉर्चून दिव्य राजवंश में आया, भले ही उसे अभी तक दाव प्राप्त नहीं हुआ था, वह पहले से ही सुई संप्रभु के अधीन एक जनरल था। स्वाभाविक रूप से उसके पास अभी भी असंख्य दुनियाओं की यादें हैं। वह ये भी जानता था कि ये ज़िवेन इस बार असंख्य स्वर्गों की दुनिया में लौट आई है। अब वह अनुमान लगा सकता है कि क्या हुआ था। ये सही है, ये सभी ब्रह्मांड के शाही सम्राट हैं। इस बार वे मेरे साथ आए थे फॉर्चून दिव्य राजवंश। भविष्य में वे सभी मानव जाति में शामिल होंगे और आपके सहयोगी बनेंगे, ये ज़िवेन ने कहा। ये ज़िवेन के माध्यम से वे समझ गए कि वे एक ही पक्ष में थे और उनकी अभिव्यक्तियां बहुत नर्म हो गईं। हालांकि वे सभी शाही सम्राट थे, अपरिहार्य था कि उनके बीच प्रतिस्पर्धा होगी। हालांकि मानव जाति ने पहले ही 16 प्रांतों पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसके अलावा मूल मानव प्रांत के अलावा अन्य प्रांतों को पिछले दसियों हजार वर्षों में नए रूप में जीत लिया गया था।
ऐसा कहा जा सकता है कि अभी भी बड़े क्षेत्र थे जिन्हें भरने की आवश्यकता थी। भविष्य में लंबे समय तक मानव जाति और मानव जाति के बीच प्रतिस्पर्धा केवल छोटे पैमाने के संघर्ष ही रहेंगे। इसके विपरीत इन शाही राजाओं के आगमन के साथ मानव जाति की ताकत भी बहुत बढ़ जाएगी। यह मानव जाति के लिए भी फायदेमंद था। सीधे शब्दों में कहें तो क्षेत्र बहुत बड़ा था और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुछ और लोग पाई का एक टुकड़ा साझा करने के लिए आते। हाँ, ज़िवेन ने सिर हिलाया। यदि सम्राट सम्राटों के बीच प्रतिस्पर्धा होती तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। चाहे कोई भी जीते या हारे, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए मांस बर्तन में सड़ जाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी स्थिति अलग अलग थी, इसलिए समस्याओं को देखने का उनका तरीका भी अलग था। ये ज़िवेन सभी को दिव्य महल में ले गई। इस समय हर कोई पहले से ही बातचीत कर रहा था। आखिरकार वे सभी शाही सम्राट थे। ताकत में अंतर था, लेकिन उनकी स्थिति समान कही जा सकती थी। स्कारलेट सम्राट के विपरीत, जो एक ही प्रणाली से संबंधित नहीं थे, फिर भी उन्हें भविष्य में एक दूसरे के साथ सहयोग करना होगा। यह अपरिहार्य था कि उन्हें दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए सेना में शामिल होना होगा। सभी ने अपना रवैया कम कर लिया था और स्वाभाविक रूप से साथ रहना आसान था। विशेष रूप से बियान जियाओयू और लिटिल युआ, वे एक साथ बातचीत भी कर रहे थे। उन दोनों में से एक ये ज़िवेन की बेटी थी और दूसरी एक शिष्या थी। वे एक ही पीढ़ी के थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे एक दूसरे के साथ अच्छे थे। हालांकि जब हुआ मेंगन, ये कियान और येमो ने बियान जियाओयू को देखा तो उनके भाव थोड़े अजीब थे। विशेष रूप से येमो, जो दाव प्राप्त करने से पहले हमेशा ये ज़िवेन के पक्ष में थे, स्वाभाविक रूप से जानते थे कि अतीत में मैन यून के साथ क्या हुआ था। मैन यून ने सम्राट बनने के लिए प्राचीन मार्ग पर कदम रखा, लेकिन अंत में वह मर गई। यहाँ जियाओयू वास्तव में मैन यून के समान ही दिखता था। यदि वे केवल एक जैसे दिखते तो ठीक था। इस दुनिया में इस स्तर के अनगिनत संयोग थे, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि उन्होंने ये भी महसूस किया कि बियान जियाओयू ने जो मूल खेती की थी वह बिल्कुल मेन्यू के समान थी। यह महज एक संयोग था, या शायद इसे एक दुर्घटना भी माना जा सकता है। हालांकि जब ये सभी संयोग जुड़ गए तो शायद इसे एक दुर्घटना के रूप में नहीं समझाया जा सका। क्या वास्तव में पुनर्जन्म और पुनर्जन्म हो सकता है? यहाँ तक कि येमो, जो अब दाव प्राप्त कर चुके थे, को भी इस बारे में संदेह होने लगा। उस समय उन्होंने एक बार ये ज़िवेन को अंडरवर्ल्ड साम्राज्य के खिलाफ असुर दानव राजा के युद्ध के बारे में बताया था। असुर दानव राजा ने मृतकों की दुनिया पर विजय पाने के लिए एक सेना का नेतृत्व किया। वह न केवल जीवितों की दुनिया पर शासन करना चाहता था, बल्कि वह मृतकों की दुनिया पर भी कब्जा करना चाहता था। उस समय ये बस एक मिथक की तरह था। कोई नहीं जानता था कि मृतकों की दुनिया कहाँ है। किसी को पता ही नहीं चला। असुर दानव राजा मृतकों की दुनिया में अपना रास्ता कैसे मार सकता है और अंततः मृतकों की दुनिया को नियंत्रित कर सकता है। हालांकि दाव प्राप्त करने के बाद उसे ये भी समझ में आया कि मृतकों की तथाकथित दुनिया या तो अंडरवर्ल्ड थी या अंडरवर्ल्ड साम्राज्य। असुर दानव राजा को अंडरवर्ल्ड के अस्तित्व के निशान मिले और वह वास्तव में दुनिया पर शासन करने के लिए इसे भी जीतना चाहता था। अंत में वह अंडरवर्ल्ड के भगवान से हार गया। अंडरवर्ल्ड के भगवान पर भी अंडरवर्ल्ड सम्राट द्वारा गुप्त रूप से हमला किया गया था। अंत में इसे अंडरवर्ल्ड और अंडरवर्ल्ड किंगडम में विभाजित किया गया, दो राक्षस जो राजा के साम्राज्य को नियंत्रित करते थे। जिन भूत सैनिकों को ये ज़िवेन ने अज्ञात दूरी पर विजय प्राप्त करने के लिए येलो स्प्रिंग्स पर कदम रखते देखा था, वे वास्तव में लड़ने वाले दो राक्षसों का सूक्ष्म रूप थे। स्वर्ग के अनगिनत संसार। इस स्तर पर कदम रखने के बाद अंततः उसे समझ में आया कि मृत्यु पर तथाकथित नियंत्रण उतना जादुई नहीं था जितना कि किंवदंतियों में बताया गया है। चाहे वह अंडरवर्ल्ड का भगवान हो या अंडरवर्ल्ड सम्राट, या यहाँ तक कि असुर भी दानव राजा, वे सभी जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करना चाहते थे। वे पुनर्जन्म के 6 मार्गों की स्थापना करना चाहते थे ताकि जीवित प्राणियों का मृत्यु के बाद पुनर्जन्म हो सके। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं।
धोखेबाजों से सावधान रहें। हालांकि सच तो ये था कि अब तक कोई भी ऐसा नहीं कर पाया था। अंडरवर्ल्ड के वर्तमान भगवान ये कियान मृत्यु के कानून में बेहद कुशल थे। हालांकि उनके लिए किंवदंतियों के स्तर को हासिल करना असंभव था। इस दुनिया में मृत्यु का मतलब मृत्यु था, दोबारा शुरू करना असंभव था। ये जीवेन की स्थिति पुनर्जन्म नहीं थी, यह एक कब्जा था। यह समान लग रहा था, लेकिन इसका सार बहुत हीन था। स्वर्ग की असंख्य दुनिया में हुई लाश आपदा की तरह, लाश राजा सम्राट की लाश की चेतना थी। इसे सब कुछ सम्राट से विरासत में मिला था, लेकिन ये बिल्कुल भी एक ही व्यक्ति नहीं था। मृत्यु और जीवन मौलिक रूप से अलग थे, और प्रत्येक के अलग अलग रूप थे। इसलिए जब उन्होंने बियान जियाओयू को देखा, चाहे वह ये मो हो, हुआ मेंगन हो, या ये कियान, उन सभी ने एक अजीब रूप प्रकट किया। उन्हें ये भी महसूस हुआ कि उनका दाव दिल अस्थिर था। ऐसा इसलिए था क्योंकि बियान शियाओयू के अस्तित्व ने दुनिया के बारे में उनकी समझ को विकृत कर दिया था। विशेषकर ये कियान, जिन्होंने मृत्यु के नियम को नियंत्रित किया। इस प्रकार का अस्तित्व स्पष्टतः उसकी समझ से परे था। इससे उसका दाव थोड़ा अस्थिर हो गया। सौभाग्य से वे तीनों सम्राट थे जिन्होंने दाव प्राप्त कर लिया था। ये सिर्फ 1 या 2 दिन की बात नहीं थी। जल्द ही उन्होंने अपना दिमाग स्थिर कर लिया और अब उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये जीवेन ने सब कुछ देखा और बस सिर हिलाया। एक बार उन्हें भी इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि वे अपने दिल में क्या सोच रहे थे। हालांकि ये स्वयं स्पष्ट था कि यह उनके लिए फायदेमंद होगा यदि वे स्वयं कुछ चीजों का पता लगा सके। दाव को स्वयं समझना सबसे अच्छा था। जब लगभग सभी लोग आ गए, तो ये जीवेन ने इन सम्राटों के मामलों की व्यवस्था की जो अभी स्वर्ग के असंख्य लोगों से आया था। विशेष रूप से उन्होंने उन क्षेत्रों को रेखांकित किया जहां वे प्रचार करेंगे। यहाँ तक कि ये कियान और हुआ मेंगन, ये जीवेन की पत्नियों के रूप में अपना अधिकांश समय दिव्य न्यायालय या पूर्वी स्वर्गीय भगवान निवास में बिताते थे। हालांकि उन्हें उपदेश देने और अपने स्वयं के दाव को पारित करने की भी आवश्यकता थी। भविष्य में संघर्षों से बचने के लिए इन सभी की योजना अच्छी तरह से बनाई जानी थी। सौभाग्य से ये जीवेन के पास अब 16 प्रांतों की भूमि थी। ये प्रचुर मात्रा में था। ये जीवेन के चले जाने के 10 वर्षों के दौरान मानव संप्रभु ने पहले ही मानव कबीले की अधिशेष आबादी को प्रांतों में वितरित कर दिया था। उसने 16 प्रांतों पर दृढ़ता से नियंत्रण कर लिया था। वितरण हो जाने के बाद ये जीवेन ने घोषणा की कि वह बंद दरवाजे में खेती करेगा। वह एक ही बार में 7वें स्तर के शिखर को तोड़ना चाहता था। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। मार्शल गॉड स्पेस _ अध्याय 3664। इस बार फॉर्चून गॉड राजवंश में वापसी से उन्हें बहुत कुछ हासिल हुआ था। एक और विश्व वृक्ष का फल पक गया था। उसके द्वारा प्राप्त विश्वास की शक्ति के साथ यह उसके लिए सीधे 7वें क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा इसमें अधिक समय नहीं लगेगा। उनके अनुमान के अनुसार 7वें क्षेत्र के शिखर को तोड़ने में केवल 10 साल लगेंगे। उनके जैसे स्वर्गीय गुरु के लिए ये गति उड़ान जितनी तेज थी, ये रॉकेट की सवारी से बहुत अलग नहीं था। हालांकि उसके लिए पर्याप्त समय नहीं बचा था। कैस ओवरलॉर्ड केवल कुछ वर्षों में ही सामने आएगा। यद्यपि मध्य स्वर्गीय मास्टर ने कहा कि कुछ वर्ष सैकड़ों वर्ष या हजारों वर्ष हो सकते हैं, एक स्वर्गीय मास्टर के लिए कुछ वर्षों या हजारों वर्षों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी परिस्थितियों में वह और अधिक चिंतित हो गया। उसे दूसरों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि जैसे ही अराजकता का अधिपति बाहर आएगा, वह सबसे पहले उसके साथ परेशानी का पता लगाएगा। पहले उसने अपने शिष्य की हत्या की, फिर अपने अवतार की और उसकी योजना को नष्ट कर दिया। यदि वह होता तो वह दूसरे पक्ष को जाने नहीं देता। फॉर्चून गॉड कैपिटल को फॉर्चून यूनिवर्स मैप द्वारा संरक्षित किया गया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैस अधिपति कितना अत्याचारी था। ये कहना मुश्किल था कि वह फॉर्चून गॉड कैपिटल में एक मध्य स्वर्गीय मास्टर के साथ कुछ भी कर सकता था।
एकमात्र परेशानी ये ज़िवेन की तरफ थी, इसलिए उसके लिए ज्यादा समय नहीं बचा था। प्रवेश करने के बाद बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में प्रवेश करने के बाद ये ज़िवेन ने सब कुछ बियान जियाओ को सौंप दिया, विशेष रूप से ये कियान हुआ मेनघन और अन्य को। बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में प्रवेश करने के बाद ये ज़िवेन ने पके हुए विश्व वृक्ष फल को बाहर निकाला। कई स्वर्गीय गुरुओं के रक्तसार से इसे सींचने के बाद यह अंततः पक गया। ये ज़िवेन ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को महान पथ के असीम महासागर में डुबो दिया। उन्हें महान पथ की बहुत गहरी समझ थी। एकमात्र चीज जिसने उन्हें सीमित किया वह थी उनकी खेती में सुधार। सौभाग्य से विश्व वृक्ष फल उसकी इस कमी को दूर करने में मदद कर सका। उसने विश्व फल को निगल लिया और ये तुरंत ऊर्जा के एक असीमित ज्वार में बदल गया और उसके शरीर में प्रवेश कर गया। वह पागलपन से विश्व फल के अंदर की ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। वह अपनी ताकत को तभी बढ़ा सकता था जब उसने इसे पूरी तरह से आत्मसात कर लिया हो और इसे अपनी ताकत में बदल लिया हो। ईस्टर्न हेवनली वेनेरेट मैंशन के एनर्जी ट्रेजर क्लॉथ्स जैसी चीजें कम समय में उसकी युद्ध शक्ति में सुधार कर सकती थी। हालांकि इसे साधना में परिवर्तित नहीं किया जा सका, इसलिए इसे साधना में सुधार नहीं माना जा सकता था। चूंकि बड़ी मात्रा में ऊर्जा उसने अवशोषित और रूपांतरित की थी, इसलिए उसे ये भी महसूस हुआ कि उसकी शक्ति लगातार बढ़ रही है, धीरे धीरे शिखर पर पहुंच रही है। लेवल 7 का क्षेत्रों के बीच बाधा के बिना उनके सुधार की दर अतुलनीय रूप से तेज थी। वर्ल्ड ट्री फल को पकने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक थी। लागत प्रदर्शन अनुपात के मामले में ये लागत प्रभावी नहीं था, लेकिन समय के मामले में ये बहुत लागत प्रभावी था। वह जानता था कि इस समय उसने जो भी ताकत हासिल की है, उससे भविष्य में अराजक अधिपति के खिलाफ उसकी सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। यदि नौवे क्षेत्र के शिखर पर मून सिटी लॉर्ड की तरह एक साधारण विशेषज्ञ सामने आने की हिम्मत करता है पूर्वी क्षेत्र, ये ज़िवेन गारंटी दे सकता है कि दूसरी पार्टी परिणाम सहन करने में सक्षम नहीं होगी, भले ही उसकी अपनी ताकत अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंची है। हालांकि चाहे वह सर्वोच्च पैतृक प्रतीक हो या पूर्वी त्यानजुनसील, दोनों ही उसके प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। विशेषकर पूर्वी त्यानजुनसील। जब तक वह पूर्वी क्षेत्र में था, वह अपने प्रतिद्वंद्वी को पीछे हटने के लिए मजबूर करने के लिए पूरे पूर्वी क्षेत्र की शक्ति उधार ले सकता था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह 9वें स्तर के विशेषज्ञ के खिलाफ भी प्रतिस्पर्धा कर सकता था। लेकिन प्राइमल कैस ओवरलॉर्ड अलग था। यहाँ तक कि मध्य साम्राज्य जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि वे इसके मुकाबले में नहीं थे, इसलिए ये दूसरे स्तर पर एक प्रतिद्वंद्वी था। इन चीजों ने उसे खुद को बेहतर बनाने के लिए अपना सारा प्रयास करने के लिए मजबूर कर दिया। पलक झपकते ही समय बीत गया। 10 साल और बीत गए। ये ज़िवेन, जो विश्व वृक्ष फल में निहित ऊर्जा को थोड़ा थोड़ा करके अवशोषित कर रहा था, आखिरकार रुक गया। उसने अचानक अपनी आंखें खोली, जिससे तुरंत तेज रोशनी फूट पड़ी। यह ऐसा था मानो वह ब्रह्मांड के आर पार देख सकता हो। उसने तारों को अपने हाथों में पकड़ लिया और सूर्य और चंद्रमा को पकड़ लिया। यह ऐसा था जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड पूरी तरह से उसके नियंत्रण में था और एक ब्रह्मांड उसके हाथों में बन रहा था। 7वें क्षेत्र का शिखर वास्तव में बहुत मजबूत है। केवल वर्तमान में मैं अकेले उस समय की तुलना में 2 गुने से अधिक मजबूत हूं जब मैंने ऐसा किया था। 7वें क्षेत्र में प्रवेश किया। ये ज़िवेन ने बढ़ाया। इस समय वह पहले से ही अपने शरीर के भीतर बढ़ती ऊर्जा को महसूस कर सकता था। ये भयानक शक्ति 10 साल पहले की तुलना में थोड़ी सी भी अधिक मजबूत नहीं थी। उसकी वर्तमान ताकत को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि 8वें स्तर का स्वर्गीय पूजनीय उसके लिए कोई मुकाबला नहीं था। वह 8वें स्तर के स्वर्गीय पूज्य को लापरवाही से मार सकता था। सर्वोच्च पैतृक प्रतीक का उपयोग किए बिना वह पहले से ही 9वें स्तर के स्वर्गीय आदरणीय के खिलाफ अपनी रक्षा कर सकता था, और अब वह पहले से ही पूरे 7वें क्षेत्र के शिखर पर था। यूं भी कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र में वह पहले से ही एक अभूतपूर्व शिखर पर खड़े थे।
ये कुछ ऐसा था जिसे वह महसूस कर सकता था, और एक बार जब वह 8वें क्षेत्र में प्रवेश कर गया तो उसकी युद्ध शक्ति भी 9वें क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगी। फिर उस समय तक वह अकेले अपनी ताकत पर भरोसा करके मुश्किल से दुनिया के सबसे मजबूत लोगों में से एक माना जा सकता था। यदि सर्वोच्च पैतृक प्रतीक से मिले प्रोत्साहन को ध्यान में रखा जाता तो उसकी युद्ध क्षमता दोगुनी हो जाती। हालांकि ये ज़िवेन का मानना था कि आखिरकार बाहरी ताकतों को उधार लेना एक अपरंपरागत तरीका था। इसकी अपनी सीमाएं थी। सर्वोच्च पैतृक प्रतीक के लिए उन्हें काफी कीमत चुकानी पड़ी, और ये पूर्वी लॉर्ड की मुहर का उपयोग केवल पूर्वी क्षेत्र के भीतर ही किया जा सकता था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। इसे वास्तविक कौशल नहीं माना जा सकता। कम से कम ये ज़िवेन की नज़र में इसमें अभी भी थोड़ी कमी थी। लेकिन जैसे ही ये ज़िवेन एक बार में 8वें दायरे को तोड़ने वाला था, एक व्यक्ति के आगमन ने उसका मन बदल दिया। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वरिष्ठ स्वर्गीय तावीज अमर था, जो लंबे समय से गायब था। ये ज़िवेन ने विश्व वृक्ष फल को पचाना समाप्त कर दिया और 7वें क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया। कुछ ही समय बाद बियान जियाओयू ने एक संदेश भेजा। ये ज़िवेन ने किसी से वरिष्ठ स्वर्गीय तावीज अमर को आमंत्रित करने के लिए कहा। ये ज़िवेन नर्म बिस्तर पर क्रॉस लेग करके बैठे थे, दूर से वरिष्ठ स्वर्गीय तावीज अमर का सामना कर रहे थे। वरिष्ठ स्वर्गीय तावीज अमर ने ये ज़िवेन की ओर देखा और उसकी आंखें चमक उठी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने कम समय में तुम वास्तव में इस स्तर तक बढ़ गई हो। वह स्वाभाविक रूप से अपनी खेती के साथ ये ज़िवेन की प्रगति देख सकती थी। उसने एक से अधिक अवसरों पर विश्व के महान विनाश का अनुभव किया था, तो उसने सब कुछ देख लिया था। उसने किस तरह की प्रतिभा नहीं देखी थी। हालांकि ये ज़िवेन की साधना गति ने अभी भी उसे अतुलनीय रूप से हैरान कर दिया था। जब वह पहली बार ये ज़िवेन से मिली तो ये ज़िवेन उससे कहीं ज्यादा खराब थी। हालांकि उस वक्त वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी, इसलिए वह अपनी ताकत का 1% भी प्रदर्शित नहीं कर सकी। लेकिन अब जब उसने ये ज़िवेन को दोबारा देखा तो ये ज़िवेन पहले से ही उसकी तुलना में थोड़ी कम थी, खासकर पूर्वी क्षेत्र में। पूर्वी क्षेत्र की नियति को गहरा करने के साथ वह पूर्वी क्षेत्र में भी उसके बराबर हो सकता था। ऐसी खेती पहले से ही स्वर्गीय मास्टर्स के बीच एक उत्कृष्ट व्यक्ति बनने के लिए पर्याप्त थी। यहाँ तक कि कई प्राचीन युगों में भी ये शीर्ष अस्तित्व भी था। मुझे संयोग से कुछ हासिल हुआ। ये ज़िवेन ने थोड़ा मुस्कुराया और कहा, इतने सालों के बाद आप आखिरकार अपनी चोटों से उबर गए हैं। बधाई हो। इस समय ये ज़िवेन के सामने वरिष्ठ स्वर्गीय तावीज अमर अपने सबसे मजबूत रूप में था। वह 9वें क्षेत्र की सर्वोच्च स्वर्गीय गुरु थी, जो कई प्राचीन युगों में शीर्ष शक्तियों में से एक थी। राक्षसी युग और तावीज दाओ युग की घेराबंदी के तहत वह अभी भी सर्वोच्च पैतृक प्रतीक के साथ बच सकती थी। उसकी ताकत की कल्पना की जा सकती है। मुझे एक अन्य स्थान पर आकस्मिक मुठभेड़ का सामना करना पड़ा और अंततः मैं ठीक हो गया। वरिष्ठ स्वर्गीय तावीज अमर ने कहा, इतने लंबे समय के बाद यह अंततः व्यर्थ नहीं है। मुझे सामान्य रूप से लड़ने के लिए आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे अब भी उम्मीद है कि जब मैं जीवन और मृत्यु के दुश्मन का सामना करूंगा तो आप मेरी मदद कर सकते हैं। ये ज़िवेन ने कहा। सीनियर हेवनली टेलिस्मैन इम्मोर्टल की वापसी निस्संदेह उनके लिए एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली सहायक थी। वर्तमान में पूर्वी क्षेत्र ने उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन वास्तव में उन अनुभवी हेवनली मास्टर्स में से प्रत्येक की एक महान पृष्ठभूमि थी और उनमें से प्रत्येक शक्तिशाली था। वे इतनी आसानी से आत्मसमर्पण कैसे कर सकते हैं? ये सिर्फ एक सतही प्रयास था। पूर्वी क्षेत्र को वास्तव में नियंत्रित करने के लिए उसे अभी भी लंबे समय की आवश्यकता थी, और उसे सीनियर हेवनली टेलिस्मैन इम्मोर्टल जैसे पावरहाउस की मदद की भी आवश्यकता थी। कोई बात नहीं, वरिष्ठ स्वर्गीय तावीज अमर ने सिर हिलाया और कहा। जब उसने पहले ये ज़िवेन पर भरोसा करने का फैसला किया था तो उसने पहले ही सोचा था कि ऐसा दिन आएगा। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि ये ज़िवेन इतनी जल्दी फॉर्चून गॉड राजवंश के शीर्ष पर पहुंच जाएगी।
कुछ ही वर्षों में उसकी खेती लगभग उसके समान स्तर पर पहुंच गई थी, और उसकी स्थिति पहले से ही फॉर्चून गॉड राजवंश के सर्वोच्च व्यक्तियों में से एक बन गई थी। यह उस सर्वोत्तम स्थिति से कहीं बेहतर थी जिसकी उसने कल्पना की थी। उस समय उसने मुख्य रूप से ये जीवेन पर भरोसा करना चुना क्योंकि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसकी पसंद गलत नहीं थी। वह खुद को जितना मजबूत व्यक्ति से जोड़ेगी, उसे उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। लेकिन मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, इस बार मुझे डर है कि मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। क्या आप प्राइमल कैश ओवरलॉर्ड को जानते हैं? ये जीवेन ने कहा। वह इसे वरिष्ठ स्वर्गीय तावीज अमर से छिपाना नहीं चाहता था। वह एक दिल और एक दिमाग का गठबंधन चाहता था, न कि ऐसा व्यक्ति जो किसी भी समय उसकी पीठ में छुरा घोंप सके। प्राइमल कैश ओवरलॉर्ड, मुझे पता है, बहुत शक्तिशाली, गंभीर। आपके मार्शल युग में ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो मुझे डरा सके। यहाँ तक कि आपके मध्य स्वर्गीय मास्टर्स भी ताकत के मामले में लगभग मेरे बराबर है। लेकिन ये प्राइमल कैश ओवरलॉर्ड अलग है। वह पहले ही उस स्तर पर आधा कदम उठा चुका है। हमारे तावीज युग में भी नहीं, ये कहा जाना चाहिए कि वह प्राचीन युग में बहुत प्रसिद्ध है। बहुत समय पहले, आपके भाग्य निर्माण के भगवान के अस्तित्व में आने से पहले ही, वह पहले से ही फॉर्चून क्षेत्र का अधिपति था। उसने प्राचीन युग के कई जांचों और हमलों को विफल कर दिया था। वह बहुत शक्तिशाली है, वरिष्ठ स्वर्गीय तावीज अमर ने कहा। हालांकि उनकी तुलना भाग्य निर्माण के भगवान से नहीं की जा सकती, फिर भी वह कई युगों में प्रथम श्रेणी के व्यक्ति हैं। आपने उन्हें नाराज नहीं किया, क्या आपने? मैंने उनके शिष्य को मार डाला, उनकी आत्मा को नष्ट कर दिया, और उनके भव्य को बर्बाद कर दिया। योजना। एक बार जब वह बाहर आ जाएगा, तो मुझे डर है कि वह मुझे आसानी से जाने नहीं देगा। लेकिन ये कहना कि मैंने उसे नाराज किया है, इसे उसे नाराज करने वाला नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह फॉर्चून क्षेत्र पर हावी होना चाहता है। बाद में वह मेरा दुश्मन बन जाएगा। ये सिर्फ समय की बात है, ये जीवेन ने कहा। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। मार्शल गॉड स्पेस _ अध्याय 3665। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें फिलहाल उसकी परवाह करनी चाहिए, आदरणीय स्वर्ग तावीज ने धीमे स्वर में कहा। आपका क्या मतलब है? ये जीवेन ने अपनी भौहें उठाई और पूछा। इस तथ्य के अलावा कि मैं अपनी चोटों से उबर चुका हूँ, मैं आपको एक बात याद दिलाने के लिए भी वापस आया हूँ। आदरणीय हेवन टेलिस्मैन ने ये जीवेन को देखा और कहा, यह क्या है? ये जीवेन को पता था कि जब उन्होंने वेनेरेबल हेवन टेलिस्मैन का गंभीर स्वर देखा तो कुछ बड़ा होने वाला था। क्या ऐसा हो सकता है कि वे प्राचीन युग फिर से कुछ साजिश रच रहे हो? फॉर्चून गॉड राजवंश में चाहे कुछ भी हो, फॉर्चून गॉड राजवंश की आंखों और कानों से छिपना असंभव होगा। लेकिन अगर यह प्राचीन युगों में हुआ तो यह अलग होगा, क्योंकि फॉर्चून गॉड राजवंश और अधिकांश प्राचीन युग नश्वर दुश्मन थे। इस शत्रुता का व्यक्तिगत भावनाओं से कोई लेना देना नहीं था। ये पूरी तरह से इसलिए था क्योंकि दोनों पक्ष जीवित रहना चाहते थे और लंबे समय तक जीवित रहना चाहते थे। इसलिए यह विरोधाभास मूल का विरोधाभास था और इसे हल करने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए फॉर्चून गॉड राजवंश प्राचीन युग के कई मामलों के प्रति बहुत संवेदनशील था। लेकिन बहुत सी बातें ऐसी थी जिनके बारे में तुरंत पता नहीं चल पाता था, खासकर प्राचीन युगों की बातें। उनमें से अधिकांश का लक्ष्य मार्शल युग था। यह मामला न केवल आपसे जुड़ा है, बल्कि पूरे मार्शल युग के जीवन और मृत्यु से भी जुड़ा है। आदरणीय स्वर्ग तावीज ने ये जीवेन की ओर देखा और कहा, यदि एक प्राइमल कैश ओवरलॉर्ड पहले से ही एक बड़ी समस्या है, तो इस बार प्राइमल कैश ओवरलॉर्ड जैसे कई लोग हो सकते हैं। जब उसने ये सुना तो वह अपना धैर्य बनाए नहीं रख सका, क्योंकि वह जानता था कि आदरणीय स्वर्ग तावीज इस मुद्दे पर उसके साथ मजाक नहीं करेगा। 9वें दायरे के चरम पर विशेषज्ञों के विपरीत अराजक अधिपति जैसे लोग बेहद दुर्लभ थे, यहाँ तक कि पूरे युग में भी वह कदम उठाने में सक्षम थे। उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है।
वर्तमान में पूरे मार्शल युग में अभी भी मौजूद एकमात्र ज्ञात व्यक्ति प्राइमल कैश ओवरलॉर्ड था। केवल कैश ओवरलॉर्ड ही पूरे फॉर्चून गॉड राजवंश को उल्टा करने के लिए पर्याप्त था। यदि कई लोग एकजुट हो गए तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। उनके मन में अचानक ऐसे विचार क्यों आएंगे? हालांकि फॉर्चून गॉड राजवंश के फॉर्चून स्वर्ग के भगवान अब आसपास नहीं है, फिर भी उन्होंने अपनी आस्तीन में कुछ चालें रखी हैं। यदि वे वास्तव में आक्रमण करने का साहस करते हैं, मुझे डर है कि दोनों पक्षों को नुकसान होगा। ये ज़िवेन ने कहा, क्या उन्हें डर नहीं है कि उनके युग को दूसरों द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा? मार्शल युग और कई प्राचीन युग नश्वर दुश्मन थे। इसी प्रकार कई प्राचीन युग एक दूसरे के नश्वर शत्रु थे। यदि मार्शल युग को भारी नुकसान हुआ तो कुछ प्राचीन युग जो सिर्फ किनारे से देखे गए थे, उन्हें सीधे निगल लेंगे। स्वर्गीय दाव द्वारा आशीर्वादित विशाल और अविश्वसनीय रूप से मजबूत मार्शल युग की तुलना में महान सर्वनाश से गुजरने वाले प्राचीन युग निस्संदेह बहुत कमजोर थे। यही कारण है कि मार्शल युग अब तक चल सका। अधिक महत्वपूर्ण कारण ये था कि प्राचीन युगों के सभी अपने अपने एजेंडे थे। अन्यथा संयुक्त इन प्राचीन युगों की ताकत जो अस्तित्व में थी, भगवान जाने कितने युग स्वाभाविक रूप से वर्तमान मार्शल युग को पार कर जाएंगे। इसके अलावा उन्हें हर चीज में कुछ छूट छोड़नी पड़ी। जब मार्शल युग समाप्त हो गया तो फॉर्चून दिव्य राजवंश निश्चित रूप से उनमें से एक बन जाएगा। यदि उन्होंने इस समय फॉर्चून डिवाइन राजवंश को मार डाला तो भविष्य में प्रतिशोध से बचना मुश्किल होगा। उन्होंने कई बार महान सर्वनाश का अनुभव किया था और उन्होंने इसे लंबे समय तक स्पष्ट रूप से देखा था। इसलिए ये ज़िवेन को यह अजीब लगा। वर्तमान फॉर्चून गॉड राजवंश अभी भी महान सर्वनाश से दूर था। हालांकि यह लॉर्ड ऑफ फॉर्चून हेवन के युग जितना मजबूत नहीं था और ऐसा लग रहा था कि इसमें गिरावट आ रही है, फिर भी फॉर्चून हेवन के लॉर्ड का प्रभाव अभी भी मौजूद है। स्वर्गीय दाव भी बहुत स्थिर था। यह अभी भी महान सर्वनाश से बहुत दूर था। यहाँ तक कि उनके जैसे स्वर्गीय आदरणीय लोगों को भी लगा कि यह बहुत दूर था। सामान्य प्राणियों की तो बात ही छोड़ दें। वे इस बदलाव को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सके। अंत में कुछ पुराने साथी मार्शल युग के नष्ट होने का इंतजार नहीं कर सकते। उनका जीवन काल समाप्त होने वाला है। यदि वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास नहीं करते हैं तो वे केवल इंतजार कर सकते हैं मौत। स्वर्ग तावीज अमर ने कहा, वे मर जाएंगे। ये ज़िवेन का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये पहले से ही उस क्षेत्र को छू चुका था जिसे उसे अभी तक छूना बाकी था, सच्ची अमरता। बेशक वे मर जाएंगे, स्वर्ग तावीज अमर ने बेहोश होकर कहा। तथाकथित शाश्वत जीवन केवल एक सापेक्ष अवधारणा है। कुछ जीवित प्राणियों के लिए जो दिन रात जीते हैं, क्या किसी व्यक्ति के लिए कुछ दशकों तक जल्दबाजी में जीना शाश्वत जीवन माना जाता है? एक मनुष्य का जीवन काल हजारों बार होता है उनकी तुलना में अधिक लंबा। एक सामान्य व्यक्ति के लिए एक ट्रांसेंडेंट रियल कल्टीवेटर के हजारों वर्षों के जीवन काल को शाश्वत जीवन माना जाता है। देवता बनने के बाद किसी का जीवन काल स्वर्ग और पृथ्वी के समान होगा। ये सिर्फ दसियों हजार नहीं है, कई गुना अधिक। स्वर्गीय आदरणीय इस सीमा से बाहर निकल गए हैं और एक के बाद एक महान सर्वनाश के माध्यम से रह सकते हैं। देवताओं के लिए यह एक और प्रकार का शाश्वत जीवन है। फिर भी एक सीमा है। यहाँ तक कि महान स्वर्गीय दाव भी नष्ट हो जाएंगे, हमें तो छोड़ ही दीजिए। आप अभी भी युवा हैं और हजारों वर्षों से केवल खेती ही कर रहे हैं। आप कम से कम 10 और महान सर्वनाशों के माध्यम से जी सकते हैं। ये अभी भी आपके लिए बहुत दूर है। हालांकि जब आप पहुंचेंगे मेरे स्तर पर, आप समझ जाएंगे कि अनंत जीवन केवल एक सापेक्ष अवधारणा है। स्वर्ग तावीज अमर ने कहा। यहाँ तक बोलते हुए ये ज़िवेन ने हेवन टेलिस्मैन इमोर्टल द्वारा बताए बिना ही इसका कारण समझ लिया। एक सादृश्य बनाने के लिए, यदि हेवनली दाव एक पूल था तो उसमें रहने वाले जीवित प्राणी पूल में मछलियां थीं। भले ही कोई स्वर्गीय पूजनीय शार्क हो, फिर भी उसे इस पूल में जीवित रहना होगा। लेकिन क्या होगा अगर पूल एक दिन खत्म हो जाए? पूल में शार्क कितनी भी क्रूर क्यों न हो, वह पानी की कमी के कारण मर जाएगी। बेशक स्वर्गीय आदरणीय शार्क से भिन्न थे।
उनके पास जादुई शक्तियां थी और वे जीवित रहने के लिए असीम अराजकता में मुश्किल से दुनिया के एक छोटे से टुकड़े को संरक्षित करने में सक्षम थे। हालांकि अगर दुनिया के इस छोटे से टुकड़े की भरपाई नहीं की गई तो ये कमजोर और कमजोर हो जाएगा। देर सबेर इसे नष्ट कर दिया जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे नष्ट किए गए प्राचीन युग को ये ज़िवेन ने पहले देखा था। जो महान हस्तियां प्राइमल कैश ओवरलॉर्ड के स्तर तक पहुंच गई थी, वे उभयचरों की तरह थी। वे युगों के परिवर्तन से बमुश्किल बच सके, लेकिन अंत में उन्हें फिर भी पानी पर निर्भर रहना पड़ा। ऐसी स्थिति में जहां पानी धीरे धीरे कम हो रहा था, वे अभी भी मर जाएंगे। इसलिए वे बाहर जाना चाहते थे और एक उच्च स्तरीय प्राणी के रूप में विकसित होना चाहते थे। वे अस्थायी रूप से मौत के खतरे से छुटकारा पाना चाहते थे और अपने युग के स्वर्गीय दाव पर निर्भरता से छुटकारा पाना चाहते थे। कारण और प्रभाव को समझने के बाद ये समझना मुश्किल नहीं था कि प्राचीन युग इतने दुष्ट क्यों थे और नियति को तोड़ना चाहते थे। जीवित रहने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। भविष्य में मार्शल युग भी उनकी श्रेणी में शामिल हो सकता है। वे लोग पहले ही उस चरण तक पहुंच चुके हैं और साथ ही वे अपने जीवन काल की सीमा तक पहुंच चुके हैं। वे मर जाएंगे अगली 1 या 2 आपदाओं में। वे निश्चित रूप से इससे सहमत नहीं हैं और मौत से लड़ेंगे। हेवन टेलिस्मैन इमोर्टल ने कहा। ये ज़िवेन ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, भले ही वे मौत से लड़ना चाहते हो, उन्हें ये देखना होगा कि क्या उनमें ऐसा करने की क्षमता है। फॉर्चून गॉड राजवंश कोई ऐसी ताकत नहीं है जिसे आसानी से धमकाया जा सके। हालांकि इसकी तुलना सभी प्राचीन युगों से नहीं की जा सकती है। अगर कुछ लोग फॉर्चून गॉड राजवंश को खत्म करने के लिए हाथ मिलाते हैं, तो फॉर्चून गॉड राजवंश बहुत पहले ही समाप्त हो गया होता। बड़े पैमाने पर लॉन्च करना असंभव है। आक्रमण करना। प्राचीन युगों में से प्रत्येक के अपने अपने गुप्त उद्देश्य हैं। वे वास्तव में एक दूसरे के साथ कैसे सहयोग कर सकते हैं। कौन नेतृत्व करने और दूसरों का मोहरा बनने के लिए तैयार होगा। हेवन टेलिस्मैन इमोर्टल ने कहा, इसके अलावा फॉर्चून गॉड राजवंश पर जबरन हमला करने के लिए भुगतान की जाने वाली कीमत बहुत अधिक है। यदि वह समय आता है तो आपके फॉर्चून दायरे का बाहरी डोमेन केवल खड़ा होकर देखता नहीं रहेगा। मुझे डर है कि अंत में वास्तव में जीवन और मृत्यु का संघर्ष होगा। इसलिए उनके पास एक और योजना है जो स्वर्गीय दाव को घेरने और मारने की है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। घेराबंदी करो और स्वर्गीय दाव को मार डालो। ये ज़िवेन को अचानक लगा कि यह हास्यास्पद है। यद्यपि स्वर्गीय दाव अस्तित्व में है, ये सभी जीवित प्राणियों की इच्छा का अवतार है। इसका कोई भौतिक शरीर भी नहीं है। वे इसे कैसे घेर सकते हैं और मार सकते हैं? उसने किया था पहले के एक युग को नष्ट करने जैसा कुछ। ये 7वां स्वर्ण युग था। 7वें स्वर्ण युग को नष्ट करने की प्रक्रिया में भले ही स्वर्गीय दाव को स्वर्ग सीलिंग तावीज द्वारा सील कर दिया गया था, फिर भी उसने इसे रोकने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया। ये सभी जीवित प्राणियों की इच्छा की सहज प्रतिक्रिया थी, जिसमें अभिव्यक्ति भी शामिल थी। 7वां स्वर्ण पैतृक हुई। ये सभी स्वर्गीय दाव के प्रतिशोध के तरीके थे। हालांकि उन्होंने स्वर्गीय दाव के तथाकथित भौतिक शरीर के बारे में कभी नहीं सुना था। यदि यह वास्तव में अस्तित्व में था तो ये बहुत भयानक होगा। यदि कोई ऐसा व्यक्ति होता जो दुनिया में सभी जीवित प्राणियों के भाग्य को नियंत्रित कर सकता, तो क्या यह उनके लिए बहुत हास्यास्पद नहीं होता? तथाकथित स्वर्ग विरोधी स्वर्गीय आदरणीय। आमतौर पर कहें तो यह इस तरह है। हेवन टेलिस्मैन इमोर्टल ने कहा, आमतौर पर एक युग को नष्ट करने का मतलब है पूरी दुनिया को नष्ट करना। फिर दुनिया की इच्छा के अवतार के रूप में स्वर्गीय दाव स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाएगा। इसका उपयोग आमतौर पर घटते प्राचीन युगों से निपटने के लिए किया जाता है, लेकिन फॉर्चून गॉड राजवंश जैसे अभी भी फलते फूलते युग से निपटने के लिए मुझे डर है कि यह एक रक्तपात होगा। मार्शल युग स्वाभाविक रूप से ढह जाएगा। फॉर्चून गॉड राजवंश पर बड़ी धूमधाम से हमला करने की तुलना में ये बहुत आसान है। हेवन टेलिस्मैन इमोर्टल ने कहा, दरअसल मुझे सटीक तरीका नहीं पता। मुझे इसके बारे में केवल संयोग से पता चला।
हालांकि मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये कैसे किया, लेकिन जहां तक मुझे पता है, किसी ने पहले भी ऐसा किया है। वे योजना बनाते हैं उस व्यक्ति की विधि को दोहराने और मार्शल युग के स्वर्गीय दाव को नष्ट करने के लिए। फिर वे महान सर्वनाश में सर्वोच्च महान दाव को समझेंगे और संप्रभु क्षेत्र तक पहुंचेंगे। किसी ने पहले ऐसा किया है? ये जिवेन ने तुरंत पूछा। स्वर्गीय दाव को घेरना और मारना उन लोगों के लिए एक तरह का मिथक और किंवदंती था जो कई युगों के शिखर पर खड़े थे। हालांकि वह जानता था कि स्वर्ग तावीज अमर इस बारे में उससे झूठ नहीं बोलेगा। साथ ही वह गहराई से समझता था कि स्थिति कांटेदार हो गई थी। यदि ऐसा कोई व्यक्ति वास्तव में अस्तित्व में था, तो ये पूरे मार्शल युग के लिए एक बड़ी आपदा होगी। उसे मध्य स्वर्गीय आदरणीय और अन्य लोगों को सूचित करना था और इस संकट को हल करने के लिए पूरे फॉर्चून गॉड राजवंश की ताकत इकट्ठा करनी थी। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।